नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस पार्ट डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जिसमें कि हम लोग इन्वायरमेंट बेसिक सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने इसके कवर किए हुए हैं, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप लोग पूरे जो भी हमने टॉपिक्स अभी तक कवर किए हुए इन्वायरमेंट बेसिक्स में, तो उनको जाके आप लोग देख सकते हैं। और इसमें हम लोग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपके और जो क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस ईयर में, तो उनको देखते हुए हमने जो है इसमें आपके लिए बनाया हुआ है। और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट और भी जो टॉपिक्स है, तो वो सारा कुछ हमने इंक्लूड करते हुए चला है, जिससे कि आपका काफ़ी अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर इसको, और जो भी हमने पढ़ा दिए हैं इसके और साथ में जो भी आपके आने वाले लेक्चर्स रहेंगे, तो आपका जो है इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा क्लास आपका जनरल स्टडी का, जब तक कि पूरा सिलेबस हम आपका कंप्लीट नहीं करा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो पिछले क्लास में मैंने आपको ओजोन लेयर डिप्लेशन और साथ में एसिड रेन का जो जो उसके इफेक्ट्स होते थे, तो वो चीज़ हमने आपको बताया था। तो आज हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, दैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, और इसके बाद फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देखेंगे, जो कि आपका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में देखेंगे। तो देखिए सिंपली ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि ये ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जो क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। वो चाहे हमारे सराउंडिंग्स का हो गया, या फिर जो है अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर को ये इंक्रीज करते हैं। तो सिंपली आपका हो गया कि दैट इज हीटिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू ट्रैप रेडिएशंस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट ये किस नाम से आया हुआ है। तो ग्रीन हाउस सबसे पहले आप लोग इसके बारे में जानिए। ये ग्रीन हाउस होता है कि ये एक अरेंजमेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे एक ग्लास हाउस आपका रहता है, चारों तरफ से ग्लास से ढका हुआ रहता है, एक इन्वायरमेंट रहेगा आपका अंदर में। तो यहाँ पे प्लांट्स जो रहते हैं इनको एक फेवरेबल कंडीशन दी जाती है, ताकि इनको जो है ग्रो किया जा सके और इनको फेवरेबल कंडीशन मिल सके। प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है जिसमें कि ग्लास से ढके हुए रहते हैं, और इस ग्लास की प्रॉपर्टी होती है कि बाहर से जो सन से जो रेडिएशन जो आते हैं, तो उनको तो ये अलाउ करेगा। लेकिन जब इसके अंदर में जब हीट जो रहता है, रेडिएशन जो रहता है, वो ट्रैप हो जाता है, तो फिर इनको ये बाहर नहीं जाने देती है। तो ये ग्लास की एक खासियत होती है। तो इस तरह की जो है डिजाइन की जाती है इंटीरियर में इसकी। तो ये भी जो है फिर बाद में जो वार्मर प्रोवाइड करती है, और बाकी जो प्लांट जो रहते हैं इसके अंदर पे, तो उनके लिए एक सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है, ताकि वो जो है अच्छे से ग्रो कर सके। और ये ऐसे रीजन में इस तरह के इन्वायरमेंट बनाई जाती है जहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ही कम होती है। जैसे कि अब मान लीजिए जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे रीजन्स हो गए, तो वो मान लीजिए कि इस तरह के एनवायरनमेंट मतलब कि किए जा सकते हैं इस रीजन पे, तो यहाँ पे कोल्ड वेदर रहते हैं नॉर्मली। तो ये आपका रहता है ग्रीन हाउस का एक कॉन्सेप्ट आपका है। अब यही इफेक्ट आपका है कि बहुत सारे जो अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे ऐसे जो रेडिएशंस होते हैं, या फिर जो जो भी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जिनसे कि ये रेडिएशन ट्रैप हो जा रहा है, और अर्थ का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अब देखिए इसके अंदर में जैसे आपको मैंने बताया था कि ये ग्रीन हाउस जो आपका फिनोमिना है, जिसमें कि अंदर में जो जो भी स्पेसीज रहते हैं, फिर प्लांट जो ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई भी मान लीजिए रहते होंगे, तो उनको एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है इस तरह के अरेंजमेंट करने से। लेकिन ये अरेंजमेंट जब नेचर के द्वारा जब होती है, यानी कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू ट्रैप रेडिएशंस के चलते, लेकिन वो जो है कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं होते, उनसे बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो वही चीज़ जो है हम लोग इसमें आज देखेंगे। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो आपका होता है, तो इसके लिए पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से होते हैं। तो कुछ देखिए ऐसे गैस होते हैं जो कि एयर में ऑलरेडी ये प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि आपका CO2 हो गया। तो CO2 आप जानते हैं कि ये एक असेंशियल कंपोनेंट होता है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि देखिए CO2 जो है तो वो प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इनसे प्रॉब्लम क्या होती है कि CO2 के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है विजिबल लाइट को ये तो जैसे अलाउ कर देता है, पास हो जाते हैं इनके थ्रू। लेकिन ये जो है जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है, तो इनको ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। यानी कि जो भी इंफ्रारेड रेडिएशन जो अर्थ सरफेस से ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाते हैं, तो वो जो है ये फिर CO2 के द्वारा ये जो है ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। अब देखिए जब ये ऑब्जर्व करते हैं ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को, तो CO2 के द्वारा, तो जो ये CO2 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये फिर से री इमिट कर देते हैं चारों डायरेक्शन में, यानी कि हर डायरेक्शन में ये री इमिट कर देते हैं। और साथ साथ में ये जो है फिर अर्थ सरफेस में वापस ये री वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देते हैं, तो जिससे कि जो एटमॉस्फेयर है अर्थ की, और साथ में जो एयर का,
तो उसका जो टेम्परेचर है तो उसमें इंक्रीमेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो हीट रेडिएशन है अगर ये मान लीजिए कि चारों तरफ हर डायरेक्शन मतलब ये फैल रहे हैं तो इनसे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही होगा। तो यही जो हीटिंग होता है अर्थ का, ये सारे रेडिएशंस के ट्रैप होने के चलते, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ कॉन्सेप्ट अब आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए CO2 तो आपका जैसे एक रिस्पॉन्सिबल है ही ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करने के लिए, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे एटमॉस्फेरिक गैसेस है जो कि प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट है, और उनके चलते जो है ग्रीन हाउस वार्मिंग या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग आपके होती है, तो ये फिनोमिना अराउज होती है इसकी। तो वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं तो पहला आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर आपका हो गया, ओजोन हो गया O3, मीथेन हो गया आपका, और नाइट्रस ऑक्साइड आपका हो गया N2O। तो ये सारे जो है कंपोनेंट है, मतलब कि जो प्रेजेंट रहते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर में, और इन्हीं के चलते जो है ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये कॉज होती है। तो यानी कि ग्रीन हाउस जो गैसेस आपके हैं, तो ये वही आपके एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जाते हैं इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, तो यही आपके हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड आपका हो जाएगा। अब देखिए इनका जो कंसंट्रेशन है, जैसे एयर की एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं तो एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि आपने स्टडी किया था वो पिछले जो भी लेक्चर्स में हमने एयर पोल्यूशन वहाँ पे आपको पढ़ाया था उसमें तो एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो रही है। तो इसके साथ साथ में जो कंसंट्रेशन है इनका, तो ये एयर पोल्यूशन के साथ इनका भी इंक्रीमेंट होती है। जैसे कि आपका CO2 हो गया, CH4 मीथेन हो गया, N2O हो गया, फिर जो CFC आपका है, तो ये इन एयर में इंक्रीज हो रहे हैं, ये एयर पोल्यूशन के चलते ये इनका हो रही है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट फिनोमिना को और ज़्यादा ये इंक्रीज कर देंगे। अब देखिए ये जो गैसेज जो होते हैं तो ये थर्मल आयरेडिशंस की ऑब्जर्व तो करते ही है, और साथ में ये रिडायरेक्ट कर देते हैं, साथ में बहुत सारे आउटगोइंग थर्मल रेडिएशन एनर्जी रहते हैं। तो इसी के चलते जो है अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर जो है तो वो इंक्रीमेंट हो रही है धीरे धीरे। और लगातार आप लोग देखते भी होंगे कि हर साल जो है पिछले साल के मुकाबले में जो टेम्परेचर रहती है तो वो बढ़ते ही रहती है कुछ ना कुछ बेसिस पे। तो ये जो फिनोमिना आपका हो रहा है तो यही सारे रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे, ये जो ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, और ये मोस्टली किसके चलते होती है तो एयर पोल्यूशन के चलते, जिसमें कि हम लोग जो भी फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग करते हैं हम लोग, या फिर जो ऑटोमोबाइल्स हम लोग यूज़ करते हैं तो उनके द्वारा जो हार्मफुल जो भी सब्सटेंस रिलीज होते हैं तो इनके चलते एराइज होती है। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सा इसमें से नहीं है, तो ऑप्शन में देखिए आपका दिया हुआ है ओजोन दिया हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड दिया हुआ है, वाटर वेपर दिया हुआ है और हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो आपने देखा था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कि आयर रेडिएशंस को ट्रैप करके रखता है, और चारों डायरेक्शन जब इमिट करते हैं तो इससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें ओजोन भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है, लेकिन जो हाइड्रोजन आपका कोई ग्रीन हाउस गैस के कैटेगरी में नहीं आता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो एग्जाम्पल याद रखना जो भी ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच इज ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा है आपका, तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है H2 दिया हुआ है, CH4 आपका दिया हुआ है, O2 दिया हुआ है और NH3 दिया हुआ है। तो देखिए मीथेन जो आपका है यानी कि जो CH4 है तो ये आपका एक ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, और बाकी सारे ये जो आप गए थे ग्रीन हाउस गैस कैटेगरी में आपके नहीं आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो कौन सा इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन देखिए नाइट्रस ऑक्साइड थी, ये तो आपका होता ही है, मीथेन भी आपका होता है जैसे कि आपने देखा था। देखिए उसके बाद अगला दिया आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, तो ये भी देखिए कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस गैस, ये भी आपका है। तो ये भी जो है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये तो जो आयर रेडिएशंस होते हैं उनको ये ट्रैप करती है। लेकिन जो आपका नीचे दिया हुआ है कॉपर डाइऑक्साइड, तो ये कोई एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है कि ये थर्मल एयर रेडिएशंस को ये ट्रैप करे। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला देखिए कि द ग्रीन हाउस गैस विच इज कॉल्ड द लाफिंग गैस इज, यानी कि वो ग्रीन हाउस गैस आपको बताना है कि जिसे हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं। तो देखिए जो आपने देखा था नाइट्रस ऑक्साइड का, तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है तो ये तो इसका केमिकल नेम है, लेकिन इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं हम लोग लाफिंग गैस के नाम से भी बोला जाता है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन सी जो आपका होगा राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड आपका हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग लाफिंग गैस भी बोली जाती है। हालांकि इसके अलावा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये जो आपके हैं तो ये भी ग्रीन हाउस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन लाफिंग गैस जो है तो आपको वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है आपका। तो ये सारे चीज़ आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग जरूर याद रखना है इसको, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। इसके अलावा और क्वेश्चन देखिए पूछे गए थे आपका आरआरबी एनटीपीसी में इसी से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो कौन सा इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन देखिए दिया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑक्सीजन। तो ये तीनों आपके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन ऑक्सीजन तो ये कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि ये थर्मल रेडिएशंस को ट्रैप करे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि बीच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड अमंग द ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में इस किसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये तो आपका है ही, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आपका है, मीथेन ये भी आपका है, फोस्फिन जो आपका, तो ये कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है आपका। तो इसे जो हम लोग ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो आपका ये राइट हो जाएगा। तो आई होप कि अब आप लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन को इजीली कर लीजिएगा, यदि आपने सारे जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए होंगे ग्रीन हाउस गैस के, वो यदि आप लोग उसे याद रखते हैं तो। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ग्रीन हाउस जो गैसेस है आपके, तो इनके एमिशंस होने के लिए, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस एयर एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होते जा रहे हैं दिन बाय दिन, डे बाय डे, तो ये किस कारण से होते हैं, इनके पीछे रीजंस क्या है। तो देखिए जितने भी मॉडर्न ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, तो वही जो है सबसे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है ये इमिट हो रहे हैं। उसके साथ साथ में जो CO2 एक मेजर आपका होता है ग्रीन हाउस गैस कंपोनेंट के जो आते हैं ये, तो इसके लिए भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल है। तो CO2 तो आपका है ही, इसके अलावा जो मेजर एक्टिविटीज़ होते हैं आपके, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करने के लिए, तो उसमें आपका पहला हो गया दैट इज़ फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग करना। जो भी फॉसिल फ्यूल्स हम लोग यूज़ करते हैं, जब बर्न करते हैं हम लोग, तो उससे जो है ये सारे ग्रीन हाउस गैस एमिट होते हैं। इसके अलावा जो सॉइल का जब कल्टिवेशन करते हैं हम लोग, तो उनसे भी मीथेन रिलीज होती है। तो CO2 देखिए यहाँ पे आपने देखा था कि ये जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका ये एनवायरमेंट के लिए। लेकिन ये जो है इसके चलते होता है कि आपका यहाँ पे कि इसके चलते ग्रीन हाउस गैस फिनोमिना होती है। तो हालांकि हम लोग CO2 को एक, हम लोग जैसे इसको हम लोग पोल्यूटेंट कैटेगरी में नहीं रखते हैं हम लोग, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इसका अगर प्रोपोर्शन इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, तो इसके चलते ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है तो ये अराइज हो रही है। और साथ में जो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है तो उसमें भी इंक्रीमेंट हो रही है CO2 के चलते। इसके अलावा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके हैं, तो इनका भी एक ग्रेटेस्ट पोटेंशियल होती है ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करने के लिए, क्योंकि इनका जो एफिशिएंसी होता है थर्मल आयोडाइजेशन को ऑब्जर्व करने का, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा होती है CO2 मॉलिक्यूल कंपैरिजन में। तो एक अगर CFC मॉलिक्यूल अगर आप कंपैरिजन करते हैं CO2 के मॉलिक्यूल के साथ, तो एक जो CFC मॉलिक्यूल होता है तो इनका एक पोटेंशियल होता है आपका कि ये जो है टेंस ऑफ थाउजेंड्स जितना एक CO2 मॉलिक्यूल कर सकता है, तो उसके मुकाबले में केवल एक CFC मॉलिक्यूल ये जो है कर सकता है। तो इस तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है एक मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी में, यानी कि ये भी एक ग्रीन हाउस गैस कैटेगरी में आपका आता है ये। और ये फिनोमिना कॉज करने में इनका भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहती है। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग क्या है, इससे क्वेश्चन आपके पूछा जाता है और ये टॉपिक आपके क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग सिंपली आपका है कि जैसे जो हमारा अर्थ की जो टेम्परेचर, जो हमारा सराउंडिंग्स है या फिर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होना, यानी कि वही जो हीटअप हो रही है। तो इसके चलते ग्लोबली मतलब कि पूरे विश्व में जो है इसकी समस्या देखने को आज मिलती है। तो ये आपका एक लॉन्ग टर्म राइज है एवरेज टेम्परेचर, जो कि अर्थ का जो है आपका टेम्परेचर जो रहता है क्लाइमेटिक सिस्टम का, तो उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं टेम्परेचर में उसके, तो वही जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग फिनोमिना को कॉज करती है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट इस्पेक्ट्स होता है यहाँ पे। ऐसे और भी मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं वार्मिंग के चलते। तो जो टेम्परेचर है यानी कि ग्लोबली जो टेम्परेचर होगा, तो उसमें जो है इंक्रीमेंट आएगी ही, क्योंकि जो वार्मिंग हो रहा है वो वार्मिंग हो रही है हमारी एटमॉस्फेयर का या फिर अर्थ सरफेस का, तो इनके चलते ये हर जगह देखने को आपको मिलते हैं। तो इसके पीछे मेजरली रिस्पॉन्सिबल आपके होते हैं, आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका ये जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं ये। क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो है, तो ये बहुत सारे फैक्टर से ये प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि आपका हो गया रेस्पिरेशन के थ्रू भी हो गया, हम लोग रिलीज करते हैं CO2, या फिर एटमॉस्फेयर में ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेजेंट रहते हैं। तो अब देखिए ये एक आपके तरीके से एक पॉल्यूटेंट आपका नहीं रहता है आपका यहाँ पे, जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग आपका होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के चलते होती है। इसके अलावा जो और भी अदर एयर पॉल्यूटेंट्स रहते हैं, तो वो जो है रिस्पॉन्सिबल कराते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। और इसके साथ में जो ग्रीन हाउस जो गैसेस रहते हैं, तो ये जब एटमॉस्फेयर प्रेजेंट रहते हैं, तो ये जो है कलेक्ट करेंगे, और साथ में जो ऑब्जर्व करते हैं सनलाइट से या फिर सोलर रेडिएशन से जो आते हैं आपके, तो ये फिर जो है अर्थ सरफेस पे बाउंस बैक करते हैं, जो भी ऑब्जर्व करते हैं रेडिएशंस को। अब मान लीजिए कि अर्थ सरफेस पे जब ये बाउंसिंग होगा इनका जो रेडिएशंस का, तो इसके चलते जो टेम्परेचर है सरफेस का वो इंक्रीमेंट होगा, और इसी के चलते जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, तो वो भी इंक्रीमेंट होगी। अब नॉर्मली देखिए ये सारे रेडिएशन जो होते हैं आपके, तो ये जो है अब स्केप कर सकते थे स्पेस में जाके, लेकिन ये पोल्यूटेंट जो है मतलब कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है या फिर जो CO2 आपके हैं, तो इनका जो आजकल कंसंट्रेशन है तो वो इंक्रीमेंट होते ही जा रही है। तो अब देखिए जैसे ये जो रेडिएशन होते हैं ये ट्रैप मतलब नहीं होते थे, ये पहले स्केप कर जाते थे, बाहर स्पेस में चले जाते थे, लेकिन पोल्यूटेंट का इंक्रीमेंट के चलते जो है
ये अब स्केप नहीं कर पाते, स्पेस में ये नहीं जा पाते हैं। तो ये क्योंकि देखिए जो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं तो ये बहुत सारे सालों तक ये रह सकते हैं ऊपर में जाके एटमॉस्फेयर में, या फिर जो है ये सेंचुरी तक भी वहाँ पे रह सकते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये जब तक रहेंगे तब तक ये हीट को ट्रैप अपने अंदर में करते रहेंगे, और इसके चलते जो प्लानट हमारा है तो वो दिन बाय दिन हॉटर वो होता जाएगा, क्योंकि ये रेडिएशंस को ट्रैप कर रहे हैं, और इसके चलते जो है टेम्परेचर इंक्रीमेंट में आपका होगा ही होगा। तो इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रही है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो सिंपली ग्लोबल वार्मिंग और जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो दोनों इंटर रिलेटेड फिनोमिना आपके होते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपका होता है कि दैट इज द एवरेज जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रही है हमारे अर्थ का, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है तो इसके पीछे रीजन्स क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, मेनली आपके CO2 हो गया, इसके अलावा जो CFC है, तो इनका जो प्रोपोर्शन है एटमॉस्फेयर में दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यही जो एक मेजर कॉज है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्योंकि देखिए जो CFC है तो ये हम लोग एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं अपने फ्रीजर्स में, या फिर जो इंसुलेटिंग जो फ्रीजर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर हो गया, तो उनमें हम लोग इनका यूज़ करते हैं। तो यही जो है मेजरली थ्रेट पहुंचाते हैं, यानी कि थ्रेट एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग फिनोमिना को कॉज करने के लिए। तो अगर हम लोग इन सभी चीज़ों का कंट्रोल अगर ना करें यूज़ करने का, तो जो टेम्परेचर है अर्थ का तो वो डे बाय डे वो इंक्रीज करता ही रहेगा। और आप लोग इसका महसूस भी करते होंगे कि हर साल आप देखते हैं कि जो गर्मी जो है तो पिछले साल कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। तो इसके पीछे यही सारे फैक्टर्स आपके हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं CF, यानी कि जो हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, फिर जो एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें CFC यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे कि जब रिलीज होंगे एटमॉस्फेयर में तो वहाँ पे जाके आयर रेडिएशंस को ये वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, और ये जब बाउंस बैक करेंगे दोबारा से वापस वही जो ट्रैप्ड रेडिएशंस को, तो इसके चलते जो है जो टेम्परेचर है वो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी ही, और इसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कि जो अगर मान लीजिए एक्सेसिव हीटिंग होगा अर्थ सरफेस का, अर्थ का, तो इसके चलते जो स्नो है, यानी कि जो आइस जो ग्लेशियर्स है तो वो पिघलेंगे। और अगर मान लीजिए कि अगर वो पिघलते हैं तो इसके चलते जो वाटर लेवल होगा सी का, समुद्र का, तो वो इंक्रीमेंट होगा। तो इसके चलते क्या होगा कि जो सिटी है जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, या फिर जो लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ पे कोस्टल स्टेट्स हैं या फिर कोस्टल एरियाज़ हैं, तो वो जो है एक समय आएगा कि वो जलमग्न हो सकते हैं और फ्लडेड हो सकते हैं। तो इसके चलते एक तो थ्रेटनिंग तो है ही लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का, जो भी बसे हुए हैं, जो मतलब कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं वहाँ पे। और इसके साथ मान लीजिए अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीमेंट आपका होता है तो इसके चलते जो समर सीजन होगा तो वो और भी ज़्यादा लॉन्गर होगा, और भी हॉटर होगा, और जो विंटर सीजन होगा तो वो शॉर्टर होता जाएगा और वो वार्मर रहेगा। और आप लोग ये महसूस भी करते होंगे, क्योंकि पहले कंपैरिजन में आजकल जो गर्मी होती है तो वो बहुत ज़्यादा होती है, और साथ में एक लंबा ड्यूरेशन की भी चलती है। और विंटर जो है तो वो आप लोग देखते होंगे कि ये पहले कंपैरिजन में ये जो है आपका वो शॉर्टर होता जा रहा है। इनका जो टाइम ड्यूरेशन जो पहले होने चाहिए थे तो वो नहीं हो रहा, तो यही पीछे रीजन्स हैं इन सभी के पीछे। तो इस तरीके से देखिए जो क्लाइमेट अगर मान लीजिए वार्मर आपका होगा तो इसके चलते जो कुछ सिटीज़ ऐसे होंगे कि जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाएंगे और वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे फिनोमिना हो रहे हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग के चलते। अब अगर मान लीजिए कि जो अगर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा तो इसके चलते जो ओशियंस है, मतलब कि क्या होगा, ओशियन जो होगा तो वो भी वार्म अप हो जाएंगे, और सी लेवल जो होगा वो भी राइज करेगा, तो जो लो लाइंग एरियाज है तो वो भी जलमग्न हो सकता है। और इसके मौसम जो चक्र आपका है तो उसमें भी जो बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा मानसून आ सकते हैं, कहीं पे ज़्यादा बारिश हो सकता है, कहीं पे बारिश नहीं भी हो सकते हैं। अगर जो है सी लेवल का जो फिनोमिना जितने भी होते हैं वो अगर उनमें कुछ चेंजेस अगर होते हैं तो ये सारे जो फैक्टर्स आपके हैं तो ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के चलते होते हैं। और मेजरली जो रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे तो वो आपके है ग्रीन हाउस गैसेस है। और ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन से आते हैं तो ये चीज़ हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इतना यदि आप लोग कर लेते हैं तो आपके लिए जो है काफ़ी रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे आपके इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखिए आपका पहला दिया हुआ है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से आपका ट्रू है। तो ऑप्शन देखिए आपका दिया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट चेंज आर टू डिफरेंट इशू। जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो क्लाइमेट चेंज है तो ये एक दोनों डिफरेंट इशूज़ हैं।
तो अब देखिए आगे और भी ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद आप लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग विल रिड्यूस द एनुअल बिल्डअप ऑफ द ग्लेशियर्स आइस। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग होगा तो इसके चलते जो एनुअल जो बिल्डअप हो रही ग्लेशियर्स आइस का, तो उनको रिड्यूस ये कर सकती है। तो ये तो आपको ऑप्शन जो है आपका ये सही दिया हुआ है एक तरीके से, क्योंकि अगर मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग होती है तो इससे जो ग्लेशियर्स है, जो ग्लेशियर्स के आइस है, तो वो रिड्यूस तो होगा ही होगा, क्योंकि वो पिघलना स्टार्ट कर जाएंगे। हालांकि अब और भी ऑप्शन आप देखिए इसमें दिया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग में कॉज द सी लेवल्स टू गो डाउन। अब देखिए सी लेवल्स तो कभी कम डाउन, मतलब डाउन तो होगा नहीं, वो और ज़्यादा इंक्रीज ही करेगा ग्लोबल वार्मिंग के चलते, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो जो लेवल होगा समुद्र का पानी का होगा वो इंक्रीज होगा ही होगा। तो ये तो स्टेटमेंट आपका ऐसे ही गलत आपका है यहाँ पे। फिर अगला देखिए दिया हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग में कॉज द कंट्रैक्शन ऑफ द डिजर्ट, यानी कि डिजर्ट जो है तो उनका कॉन्ट्रैक्शन ये कर सकती है। तो देखिए कोई डेजर्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग का कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि और जो डेजर्ट जो एरियाज है तो वो और ज़्यादा इंक्रीमेंट होगी उनकी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगा तो इसके चलते सूखापन ज़्यादा होगा। तो डेजर्ट्स को तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि और ये बढ़ाएगा, तो ये भी आपको ऑप्शन नहीं होगा इसमें। और बाकी इसमें देखिए ऑप्शन ए जो आपका दिया हुआ था ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर टू डिफरेंट इशूज़ हैं। तो ये देखिए कोई दो डिफरेंट इशू नहीं है, ये एक आपस में मिलते जुलते ही है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज आपका हो रहा है तो वो ग्लोबल वार्मिंग के चलते ही हो रही है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशंस या जो इफेक्ट है तो उन्हीं के चलते हो रही है। तो ये दोनों जो है आपस में डिफरेंट इशू नहीं है बल्कि एक रिलेटेड है। तो इसमें जो ऑप्शन जो आपका होगा करेक्ट, आप ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन जो है जो गलत है इससे रिलेटेड। तो क्योंकि देखिए इसमें दिया था कि ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस द एनुअल बिल्डअप ऑफ द ग्लेशियर साइज, तो ये जो है आपका सही स्टेटमेंट है। फिर अगला देखिए दिया आपका इसमें कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का इनमें से कौन सा एक इफेक्ट आपका हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए ए में दिया हुआ मेंटेनिंग सी लेवल। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग अगर होगा तो सी लेवल तो कभी मेंटेन होगा नहीं, उसमें तो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा ही आपको, तो ये तो कोई इफेक्ट आपका हुआ नहीं। फिर अगला देखिए कि प्रॉपर रेनफॉल। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग होगा तो इसके चलते टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगी, तो टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगी तो जो जो नॉर्मल जो चक्र होता है मानसून का, या फिर जो सी में जो भी एराइज होते हैं जो विंड्स होते हैं, तो उनमें जो है आपका वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो जो रेनफॉल है तो इनमें आपको प्रॉपर रेनफॉल नहीं, इसमें वेरिएशंस भी देखने को आपको मिलेंगे। तो ये भी आपका कोई एक इफेक्ट नहीं है, मतलब प्रॉपर रेनफॉल तो कभी होगा नहीं ग्लोबल वार्मिंग के चलते। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है डिजर्टिफिकेशन। तो डिजर्टिफिकेशन कहने का मतलब है कि डिजर्ट जो है तो और भी ज़्यादा डिजर्ट हो सकते हैं ये, तो ये आपका एक जो है इशू हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि इनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिजर्टिफिकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऑप्शन सी जो आपका ये करेक्ट लग रहा है। हालांकि ऑप्शन डी भी आप देख लीजिए, इसमें आपका दिया हुआ है अफॉरेस्टेशन। तो अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि हम लोग जो है कुछ ऐसे एरिया में कि जहाँ पे कभी प्लांटेशन नहीं किया गया था, यानी कि फॉरेस्ट नहीं थे, तो उसको हम लोग वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में डेवलप कर रहे हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग से तो कभी होगा नहीं, मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग कोई इफेक्ट आपका नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ इसमें कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग इनमें से कौन सा कॉज करती है। तो ऑप्शन ए में देखिए आपका दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो आप लोग जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मेजरली रेस्पॉन्सिबल है तो वो आपका कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से जो है आपका आगे भी क्लास चलता रहेगा। और हमने देखिए इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी नोट्स तैयार कर दिया है एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इसका बाय करने के लिए। और आप लोग स्टडी करते रहिए, हम आपका आगे भी इसी तरीके से क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे। और एग्ज़ाम आपका अभी अभी टाइम है तो आप लोग तैयारी करते रहिए, हम आपको पूरा कंप्लीट जो है तैयारी करा देंगे जनरल स्टडी का। और जैसे ही सब्जेक्ट आपके फिनिश होते चलेंगे तो हम आपको जो है इसका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।